केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 8 साल पूरे हो गए और इन 8 साल में इस सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसका जनता ने दिल से स्वागत किया, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिनका जमकर विरोध हुआ। आज हम आपको सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के इन 8 सालों में लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो सवाल उठता है कि इन 2 साल में आखिर मोदी सरकार का मेन फोकस क्या रहने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दिशा बदल सकती है। इन 8 सालों में मोदी सरकार के जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है नोटबंदी। नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यहां तक कि उनकी सरकार के किसी मंत्री को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। काले धन पर लगाम लगाने की इस कोशिश को जनता ने तो खूब सराहा, लेकिन अर्थव्यवस्था को इसका कुछ खास फायदा नहीं हो सका। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही एक झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इन्हें हासिल करने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया। इतनी कठिनाई के बावजूद लोग मोदी की तारीफ करते दिखे। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के जो नोट जमा हुए उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए थी। यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया। ऐसे में काला धन बहुत ज्यादा नहीं मिला। तो नोटबंदी एक आर्थिक प्रयास के रूप में बिल्कुल व्यर्थ का कदम था। उससे भारत की अर्थव्यवस्था को न कोई फायदा हुआ और केवल नुकसान हुआ, क्योंकि उससे जो अनौपचारिक क्षेत्र था जिसमें इस देश के 94-95% लोग काम करते हैं, जो कि नकदी पर ही चलता है, उसकी कमर पूरी तरीके से टूट गई। इन 8 साल में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मुद्दे को जिस तरीके से हैंडल किया वैसा पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही, उसी ने दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सशक्त पीएम वाली छवि बनाई और दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग किया। आतंकवादियों को मारने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसने से परहेज तक नहीं किया। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस कदम से पाकिस्तान आश्चर्यचकित रह गया। सर्जिकल स्ट्राइक तो महज एक वानगी थी। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्र का बांध टूट गया
और महज 12 दिन के अंदर ही यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी आतंकी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर आतंकियों को सबक सिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक से भारत के आतंकवाद से लड़ने को लेकर दुनिया का नजरिया बदला। वहीं एयर स्ट्राइक से एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की छवि मजबूत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को बहुत फायदा हुआ और वो फिर से सत्ता में लौट गई। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये निकला कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने थे वो ध्वस्त हुए, और उसका आप परिणाम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां घटी हैं। देश में आतंकवादी हमले अब नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक देश एक टैक्स, वो आइडिया था जिसे लेकर पिछले 2 दशक से चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी। मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए ये नियम लागू कर दिया, मतलब देश में जीएसटी लागू कर दिया, मतलब एक झटके में 17 टैक्स खत्म कर दिए। अब व्यापारियों को हालांकि शुरुआत में इसे लेकर दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गुड़ इसलिए कि टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है, और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया। इसकी वजह से हुआ ये कि जहां पहले हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलता था, वहां अब सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। वसूली केंद्र सरकार करती है, बाद में राज्यों को पैसा लौटाती है। हालांकि राज्यों की अतिरिक्त राजस्व की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी जो कहते नहीं है कि इट इज स्टिल इन मेकिंग, अभी भी जीएसटी में लगातार तरमीम की जा रही है, लगातार सुधार किए जा रहे हैं, बार बार उसको ट्वीक किया जाता है, कभी कुछ। अभी भी ये तय नहीं है कि शराब के ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, तेल के ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। बहुत सी चीजों का भी फैसला नहीं हो पाया है। एक देश एक टैक्स की तरह भारत में एक देश एक कानून की मांग भी आजादी के वक्त से ही चली आ रही थी। आप ठीक समझे, ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था। दरअसल आजादी से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून होता था और बाकी देश के लिए अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान से अनुच्छेद 370 को खत्म करके ये असमानता हमेशा के लिए खत्म कर दी। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी एक तरह से अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना, वहां भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी मनरेगा शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया है। हालांकि इन कानूनों के लागू होने के कुछ शुरुआती नकारात्मक असर भी देखने को मिले। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया। वही लंबे समय तक राज्य में इंटरनेट पर बैन लगाया गया था, जिसकी काफी आलोचना हुई। 370 हटाना ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी चुनौती भी थी, और इसमें ज्यादा बड़ी बात यह है कि बिना किसी खून खराबे के,
बिना किसी बहुत कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यकों का मसला भारत में काफी लंबे समय से उठता रहा। अच्छा, ये जो अल्पसंख्यक शरणार्थी प्रताड़ित होकर भारत आ जाते थे, इनको भारत में नागरिकता लेने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इस दौरान इन्हें भारत में किसी तरीके की कोई सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। इसी को दूर करने के लिए मोदी सरकार CAA कानून लेकर आई। इस कानून के तहत भारत में रह रहे इन देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हो गई। हालांकि इसे लेकर नियम अभी तक सरकार ने नहीं बनाए हैं। 2019 में CAA कानून के संसद में पारित होने से लेकर अब तक सरकार को संसद में विपक्ष का और सड़कों पर मुस्लिम समुदाय का विरोध झेलना पड़ा। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। इस कानून को लेकर सरकार और विरोधी खेमा अभी भी अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो राजनीतिक दिक्कत है। जब आप इसके नियम बनाएंगे और वास्तव में इसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो फिर से जगह जगह विरोध होगा। इसका विरोध केवल दिल्ली में और शाहीन बाग में या केवल मुसलमानों द्वारा तो न किया गया था। इसका विरोध तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, असम में भी इसका विरोध हो रहा था। तो इसके विरोध के कई मुकाम थे। मोदी सरकार ने विवादों की परवाह न करते हुए मुस्लिम महिलाओं के इंस्टेंट 3 तलाक को खत्म करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कानून लाकर इस पर रोक लगा दी। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के इस फैसले का कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस फैसले का विरोध जताया। 3 तलाक कानून के मुताबिक कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करता है तो उसे 3 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसकी वजह से 3 तलाक के केस घटकर 5% से 10% रह गए हैं। हालांकि इस कानून में एक कमी भी रह गई है, जिसके तहत इन मामलों में शिकायतकर्ता खुद विवाहित महिला को होना होगा। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां महिलाएं पति या ससुराल के दबाव में शिकायत नहीं कर पा रही हैं। और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। पीएम मोदी के राज में एक और बड़ा फैसला अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर हुआ। हिंदुओं की लंबे समय से इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने। 2019 में इसका रास्ता सुनिश्चित हो पाया। भले ही इसमें मोदी सरकार की सीधे तौर पर कोई भूमिका ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 2019 में इस फैसले को लेकर हरी झंडी दी, मोदी समर्थकों ने इसे सरकार की ही जीत माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ चुकी है। उम्मीद की जा रही है 2024 में मंदिर का निर्माण पूरा भी हो जाएगा। ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि बरसों पुराना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। विवाद को खत्म करने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी की नीति ये थी कि हमें सत्ता मिल चुकी है, हम सत्ता में जम चुके हैं। अब जैसी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बड़ी गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी हुई थी, उस तरह की गोलबंदी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम अदालत से फैसला निकलवा कर हम अपना काम कर सकते हैं। यही उनकी नीति थी और यही नीति अन्य जो विवादित स्थल हैं वहां भी अपनाई जा रही है। राम मंदिर का एक और फायदा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रामायण
सर्किट योजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में उन सभी स्थानों को जोड़ना है जहां जहां भगवान राम गए थे और जो रामायण से जुड़ी पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध है। उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देगा। कोरोना से बचने के लिए भारत में दुनिया का सबसे कड़ा लॉकडाउन लगाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसलों में से एक था। 130 करोड़ लोगों के इस देश में इतना बड़ा फैसला लेना आसान काम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना अपने आलोचकों की फिक्र किए ये फैसला लिया। हालांकि इस फैसले की कीमत आर्थिक तौर पर भारत को उठानी पड़ी, लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके इस फैसले में जबरदस्त समर्थन किया। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी के कड़े फैसलों की वजह से ही इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भारत में कोरोना से वो त्रासदी नहीं हुई जो दुनिया के दूसरे देशों में दिखी। जब बात कोरोना के वैक्सीन की आई तो भारत ने ही पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर वैक्सीन सप्लाई की। मोदी ने देशवासियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चलाया। वैक्सीन के लिए हम किसी के सामने नहीं खड़े हुए, दुनिया हमारे सामने खड़ी रही। आज अगर हम जिसको कहा जाता है कि तीसरी चौथी लहर, हम उससे बच पाए, उसमें कोविड मैनेजमेंट, वैक्सीन प्रोडक्शन, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो शुरुआत के 2 साल तो जीडीपी में विकास देखा गया, लेकिन उसके बाद गाड़ी पटरी से उतर गई। कोविड में हालत और खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि बिना आर्थिक प्रगति के देश में प्रगति मुमकिन नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 3 साल में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके लिए लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हासिल होगा? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मोदी जानते हैं कि बिना आर्थिक महाशक्ति बने दुनिया में अपनी साख बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अमेरिका हो या चीन, हर कोई अपनी आर्थिक ताकत के बल पर ही दुनिया में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखता है, लेकिन ये लक्ष्य फिलहाल बहुत दूर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वक्त अमेरिका $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर है, चीन 12 ट्रिलियन के साथ दूसरे, जापान 5 ट्रिलियन के साथ तीसरे, जर्मनी 3.5 ट्रिलियन के साथ चौथे और भारत 2.7 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत की निढाल होती अर्थव्यवस्था, छलांग मारती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग ने इन चिंताओं को कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया है। और आईएमएफ के मुताबिक भी अगले 2 सालों में भारत की जीडीपी के गिरने के आसार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अच्छी बात यह है कि भारत लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। आईएमएफ के मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी दर 8.9% रही, लेकिन 2022 में इसका 8.2% रहने का अनुमान है और अगले साल यानी 2023 में गिरकर 6.9% रहने की आशंका है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब बिल्कुल नारेबाजी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। इसमें कोई बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की आमदनियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बहुत बड़े पैमाने पर निवेश शुरू हो जाएगा, कल कारखाने बहुत तेजी के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर देंगे, वस्तुएं बाजार में आएंगी और हम सब लोग दौड़ दौड़ के उनके खरीदेंगे। इस प्रकार का सुनहरा ख्वाब देखने की स्थिति में भी नहीं है आप। सबकी बहुत बुरी स्थिति है, आमदनियां कम हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं,
महंगाई बहुत दिनों दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ऐसा बहुत दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले 2 साल अहम हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जम्मू कश्मीर में चुनाव और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं, इन तमाम सवालों का जवाब अभी तक देश को नहीं मिला है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हो सकता है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब दे दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम पर मोदी ट्रैकर के जरिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।